नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता जानेवारी महिना सुरू झालाय. 2024 मध्ये कापसाचे भाव शेतकऱ्यांना अपेक्षित असे नव्हते. अनेक शेतकरी अजूनही दरवाढीची वाट पाहत आहेत. यंदा देशातलं उत्पादन कमी राहून देखील अपेक्षित भाव मिळत नाहीये. मग या पुढच्या परिस्थितीमध्ये या पुढच्या काळात जानेवारी असेल, फेब्रुवारी किंवा मार्च या पुढच्या काळामध्ये कापसाचे भाव कसे राहू शकतात? नेमकं शेतकऱ्यांनी कापूस होल्ड करून ठेवावा की कापूस विकून बाहेर पडावं? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आज आपण जाणून घेणार आहोत आणि आज आपल्या सोबत आहेत उत्तर भारत कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष महेश शारदा सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोवन में. नमस्कार अनिल जी, सभी एग्रोवन सुनने वालों को महेश शारदा की नमस्कार, राम राम। मैं इस इंटरव्यू को सुनने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी पद पे रहा हूँ, पहले एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ, और जो भी इसके विचार होंगे मेरे स्वयं विचार हैं और किसान भाइयों के हित के लिए। प्लीज अनिल जी, आप पूछिए जो पूछना। जी सर. सर, अभी हम लोगों ने इस साल देखा कि अपना डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, इंडिया का प्रोडक्शन इस साल कम है. इसके बावजूद भी हम लोगों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे. किसान जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे दाम अभी मार्केट में नहीं है. पिछले 3 सालों से दाम गिरते ही जा रहे हैं. इसका मेनली रीजन क्या है? देखो अनिल जी, अगर हम दाम की बात करें तो सबसे पहले तो 2 या 3 साल पहले जब भी ये बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समय कोविड था और जो यातायात का तरीका था वो रुक गया था। उसके कारण से भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लॉजिस्टिकल इम्बैलेंस की वजह से। बाजार पूरे वर्ल्ड में कॉटन की कमी नहीं थी, पर कहीं से आ जा नहीं पा रही थी। अब ऐसी स्थिति है कि पिछले 2 साल से ब्राजील में कॉटन की क्रॉप बढ़ती जा रही है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, और इस साल यूएसए की भी क्रॉप अच्छी है, बल्कि उनकी कपास हमारे से काफ़ी सस्ती है और आज के दिन इंपोर्ट पैरिटी में है। अगर हम वहाँ से कपास लाते हैं तो जिस भाव हमारे यहाँ रुई बिक रही है, उनकी रुई यहाँ पहुँचने के बाद भी हमारे से कुछ सस्ती पड़ती है। तो किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि पूरा ग्लोबल मार्केट है और हमारे यहाँ पर सरकार ने एमएसपी बढ़ा के, जो अभी इंडस्ट्री अब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, उस कारण से हमें भाव अच्छे मिल रहे हैं, वरना इससे भी कम मिलते। तो जो यथास्थिति है हमें उसको समझना पड़ेगा, पीछे के भाव पे नहीं चलना पड़ेगा, हमें आगे का सोचना पड़ेगा भी आगे क्या होगा। जी. अभी सर, हम लोग इन बातों पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी किसानों का मेन सवाल यही है कि भाई अभी हम जनवरी में 2025 आ गए, तो हम लोगों को लास्ट साल आपने कहा था कि फरवरी में किसानों को निकल जाना चाहिए. उसके बाद में मार्केट में हम लोगों ने गिरावट देखी. तो किसान भाई इस साल भी आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सा सही टाइम रहेगा कि कॉटन से किसान भाई निकल जाए. तो अनिल भाई, मेरा ये कहना है कि मैं ना थोड़ा सा इसका और विश्लेषण कर देता हूँ, जो पूरे वर्ल्ड में जो चीजें काम कर रही हैं। जी. भाई, एक तो यूएस डॉलर बढ़ता जा रहा है और हमारे दाम जी. गिरते जा रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट की वायबिलिटी बढ़ती है मिलों की। दूसरा, यूएस, बहुत सारी कंट्रीज के इलेक्शन हो चुके हैं और यूएस का भी इलेक्शन अभी कंप्लीट हो गया। नया ट्रम्प साहब आएंगे, लोगों की बड़ी उम्मीद है कि वह जो ये युद्ध स्थिति बनी हुई है उसको शांत करेंगे, और उसकी शांति बहाल होने से भी कपड़े की खपत बढ़ेगी। ये दूसरी चीज है। और जो हमारे आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश है, इजराइल है, यूक्रेन है, जहाँ वॉर चल रही है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डिमांड पे इफेक्ट है, वो भी कम होगा। तीसरी बात, जो कॉटन, जो सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उसमें थोड़ी तेजी है। ये मैंने आपको पॉजिटिव फैक्टर बताया कि भाई इनकी वजह से हम पॉजिटिव सोच सकते हैं कि भाई चीज का दाम बढ़ सकता है। अब इसके विपरीत अगर हम नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें तो पूरे विश्व में कपास के दाम हमारे से आज के दिन कम है और वहाँ की कपास की आगे की क्रॉप भी बढ़ती जा रही है और उसको कम होने में कोई आसार दिख नहीं रहा। दूसरी बात, हमें ये किसान लोग उसका कॉटलुक ए इंडेक्स नहीं देखते, वो सिर्फ आइस का भाव देखते हैं। कई बारी कॉटलुक ए इंडेक्स का भाव देखेंगे तो उसकी रुई 53,000 रुपए के करीब पड़ती है आज के दिन, और उस पर ड्यूटी वगैरह लगा लोगे तो भी वो रुई
मतलब क्योंकि उसमें ट्रैश कम है और कम है, तो उसकी रुई की आज भी वायबिलिटी है। तीसरी बात, जो सीसीआई की कॉस्टिंग है वो एक्चुअल में तो 57,000 या 58,000 पड़ रही है, जबकि बाहर प्राइवेट मार्केट में 54,000 पड़ रही है। तो ऑलरेडी सीसीआई ज्यादा भाव में खरीद रही है। जो एमएसपी का भाव है, बाजार उतना भाव अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो एमएसपी पे बेचने में किसान को फायदा है। इसके अलावा जो इंडियन का कॉटन अगर आज हम स्टॉक भी करते हैं तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी है, उसको गोदाम में भी रखना है, उसको ब्याज भी जोड़ना है हमें, चाहे किसान अपने घर में रखे चाहे बाहर रखे। तो लोग जितना इसमें उछाल देखते हैं, भाई कपास के भाव में उछाल होगा, नॉर्मली क्या होता है कि जो एमएसपी का प्राइस होता है, सरकार उससे 10% से ज़्यादा नुकसान देने में विश्वास नहीं रखती, फिर वो उसको औने पौने दाम में बेचती है और सारा माल सरकार के पास ही जाना है। तो सरकार इस बाजार को बढ़ने देगी ऐसा अभी नहीं लग रहा। इसके अलावा मैंने ऐसा भी सुना है कि मार्च में सीसीआई मार्च के बाद कोई नया कानून ले आएगी, भाई एबीसी ग्रेड में बांट देगी कि भाई ये माल बढ़िया माल हम इस रेट लेंगे, उससे कम, तो उसमें कोई डिस्काउंट स्कीम आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, भाव बढ़ने के अगेंस्ट। अगर आप मेरी निजी राय जानेंगे तो पिछले साल से भी अपने को लग ही रहा था भी बाजार दबाव में है और गिरेगा और कैरिंग कॉस्ट कवर करनी बड़ी मुश्किल है। तो किसान भाइयों को मेरा यह सुझाव है कि आप 15-20 दिन और देखना चाहें, भाई ट्रम्प के आने से कुछ अगर बाजार में कुछ करंट आ जाए तो आ जाए। बाकी मेरा खुद का मानना यह है कि भी मार्च से पहले हमें एग्जिट करना चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी के पास पैसे की क्षमता है तो वो थोड़ा बहुत रख सकता है, पर मोस्टली अगर आप देखोगे भाई 2.25 लाख गांठ की अराइवल है, इतनी अराइवल होने के बाद भी बाजार नहीं बढ़ रहा, तो बाजार आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। और बढ़ेगा तो वो हमारी कैरिंग कॉस्ट कवर नहीं करेगा। या तो हमें उम्मीद हो कि 20-25% की तेजी आ जाएगी, वैसा कुछ लग नहीं रहा भाई। मोस्टली जो लोग बात करते हैं व्यापार में वो बोलते हैं भी 8-10% की तेजी आ जाएगी, तो 5-7% तो उसका खर्चा ही है। तो किसान को तो एमएसपी पे बेच के और अपना खुश रहना चाहिए। ये मेरा निजी सुझाव है। जी। सर कुछ रेट का बता सकते हैं? अभी आपने बोला कि मार्च तक आप लोगों को निकल जाना चाहिए, तो रेट में कुछ ऐसा उछाल या फिर कुछ आगे दिखने मिल सकता है कि क्या रेट दिख सकते हैं हमको मार्केट में अभी? फिलहाल तो तो हम लोग देख 7,000 7,300 के आसपास रेट है। तो अभी रुई, जो अच्छी रुई है वो बाजार में करीबन 54,000 54,500 के आसपास बिक रही है। अगर हम उसमें 10% इंक्रीज भी जोड़ें, भी लेट से बाजार 10% बढ़ जाएगा, तो करीबन 5,000 रुपये और बढ़ जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 61,000 हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 10% में से 5% हमारी कैरिंग कॉस्ट ही लग जाएगी या ब्याज लग जाएगा। तो मेरा ये सुझाव है 5% के लिए हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज़ जिसमें तेजी आपको लगती हो, किसान को उस चीज़ को रख लेना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जी, मतलब हम इस लोग ये बारी मान के चले कि जी इस सर। बारी मतलब रुई में तेजी हम नहीं कर सकते ज़्यादा। अच्छा, मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अभी जो रेट है फिलहाल उसमें मार्च तक हम लोगों के 10% के आसपास हम लोगों को मतलब बढ़ावा मैं देख मार्च तक सकता है। नहीं मैं मार्च तक नहीं बोलूंगा, मैं इसको भी बोलूंगा कि भाई 15 मई तक आप समझो भाई शायद 10% तेज हो जाए बाजार। अच्छा, ओके सर। हम्म। और सर तो अभी आप जी सर, जी सर टाइम बोलिए। 3-4 महीने के टाइम का मैं आंकलन कर रहा हूँ भी शायद इतना तेज हो जाए। ओके, मतलब अभी सर ने बोला है किसान भाइयों को कि मतलब इतना बाजार बढ़ सकता है, लेकिन सर ने ये भी बोला है कि अगर आप लोगों को होल्ड करने की कैपेसिटी है तभी हम लोग इस साल रो सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी तेजी की कुछ संभावना नहीं लगती है। अभी सर हम लोग थोड़ा सा बाजार से बाहर निकल के ग्राउंड पे जाते हैं। अभी हम लोगों ने ये सब देखा कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम है, इंडस्ट्री को ये वाइबल रेट नहीं है, डोमेस्टिक जो भी है जो इंपोर्ट हो रहा है इसी भाव में भी हम लोगों को उसका एक पैरिटी है। लेकिन अगर हम लोग किसान के सामने से सोचे, किसान के जो भी किसान की कंडीशन है अगर उसके बारे में सोचे, तो इस साल तो प्रोडक्शन अपना कम है, तो किसान तो चाहेंगे कि हमको ज्यादा रेट मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट को देखे तो मार्केट बोल रहा है कि भाई इतना रेट तो नहीं मिलेगा। तो ये जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसको हम लोग कैसे फेस करें, किसान कैसा फेस करे? तो मैंने पिछली बार भी एक बारी किसी इंटरव्यू में अपने बात हुई थी। जी।
हमारी दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सीड में चाहिए वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या उसका शोध नहीं हो रहा, या कुछ गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी उनके एरिया के प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको वो जागृत करें कि भाई हमारा जीवन इस पे दारमदार है, आप इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अलाउ कराओ, आप पार्लियामेंट में इसकी चर्चा करो, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करो। दूसरा, अभी शॉर्ट टर्म के लिए सीआईसीआर ने एक हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम का एक सिस्टम जारी करा है, जिसकी किताब नागपुर से मिल सकती है सीआईसीआर से। उस पद्धति को समझना चाहिए। उसके लिए अकोला में डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाया दिलीप ठाकरे ने। तो हमें अल्टीमेटली कॉटन की एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, जिससे हमारी पैदावार बढ़ सकती है। और इसका भी कोई तुरंत इलाज नहीं है। हमारी पैदा एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम में 4-5% से ज़्यादा एमएसपी बढ़ाने वाली नहीं है। वो भी सरकार के ऊपर बोझ है, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ब्राज़ील जो कॉटन उगा रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे से बहुत कम है। जी। तो उस तक पहुंचने के लिए किसान को भी मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को भी थोड़ा बड़ा दिल रख के नई टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, तब हम एट पार आएंगे। ये एक छोटा सा संघर्षमय पीरियड है। ये ये मैं कहना चाहूंगा। जी, मतलब हम लोग जैसे अभी हम लोग भी बात करते हैं कि भाई किसानों का अच्छा दाम मिलना चाहिए, लेकिन हमें दूसरे लेवल पे भी सोचना चाहिए कि प्रोडक्शन का क्या है, क्योंकि मार्केट तो इंटरनेशनल के हिसाब से ही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्योंकि ऐसा हम लोग जी। भाई कोई माल अगर कहीं और ज्यादा विश्व में सस्ता होगा तो आदमी वहां से लेके आएंगे। और हम्म। ऐसे ही जब हमारे यहाँ से आज प्याज भी जाता है, टमाटर भी जाता है, और भी चीजें जाती हैं, तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे है। जब हमारी मतलब चीज जहां पर महंगी बिकेगी वहां से चीज आ जाएगी, वहां पर आ जाएगी, और जहां चीज सस्ती है वहां से एक्सपोर्ट होएगी। तो आज के दिन जो ब्राजील की कॉटन है वो काफी चीप है, और उनकी क्रॉप बहुत, उनका एरिया भी बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, जो हमारे किसान के लिए एक चैलेंज है। तो हमें हम्म। अपने आप का सुधार करना पड़ेगा। कोई और फसल हो तो हमें वो भी देखनी पड़ेगी, और इसकी तकनीक, थोड़ा तकनीकी समझना पड़ेगा कि भी हम इसको कैसे और बचा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। भाव बढ़ने की जी। गुंजाइश अभी कम है। जी। अभी सर आपने बहुत अच्छा एक मतलब मुद्दा उठाया है कि प्रोडक्शन के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। जैसे वैसे फिलहाल तो कोई सोचता नहीं है सब, मतलब गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट जो भी कॉटन या फिर सोया जो भी प्रोडक्शन एग्री कमोडिटी उसके बारे में सिर्फ बाजार भाव के बारे में बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या फिर कोई राजनेता भी हो या फिर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो वो इसी बारे में बात करते हैं कि हमें इतना रेट चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्शन के बारे में कुछ सोचता नहीं है। तो थोड़ा सा आप डीप में बता सकते हैं कि आप अभी ब्राजील का बताया, आपने ऑस्ट्रेलिया का बताया, अमेरिका का बताया, तो क्या डिफरेंस है ऐसा आपने मतलब इंडिया के कॉटन इंडस्ट्री में और वहां के इंडस्ट्री में, मतलब तो प्रोडक्शन के हिसाब से? थोड़ा सा आपको विश्लेषण करता हूँ कि जी। एक तो उनका इरिगेशन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। ओके। मतलब जो पानी लगाने का तरीका है, या जो पानी का खाद देने का तरीका है, वो दोनों ही हमारे से बेटर है। दूसरा, जो उनके पास सीड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो लेटेस्ट, उसमें जिसको आज के दिन सीड टेक्नोलॉजी जो भी, चाहे सोया की क्रॉप है, चाहे मक्का की क्रॉप है, चाहे कॉटन की क्रॉप है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हमारे यहाँ पर हम्म। सिर्फ एक BT1 आया, उसके बाद कोई भी उन्होंने रिलीज नहीं करने दिया, किसी वजह से वो सरकार ने रोक दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो किसान को खुद समझना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी सीड क्या होता है। जो भी आपके पास में प्रतिनिधि हैं उनसे समझना चाहिए, और फिर उसको आप अपने प्रतिनिधि को एडवोकेट करें। जब सब जगह हम्म। से आवाज जाएगी या मांग जाएगी, तो सरकार इसको थोड़ा और खुले रूप से देखेगी, और कॉटन की उत्पादकता बढ़ने में मदद करेगी। क्योंकि कॉटन एक मतलब चॉइस, क्रॉप ऑफ चॉइस नहीं है, इट इज अ क्रॉप ऑफ कंपल्शन। जहां पर और कुछ हम्म। नहीं होता या पानी की कमी होती है, वहां हमें कपास उगाना हमारी मजबूरी होती है। तो उन किसानों के लिए ये मजबूरी है कि भाई हमें उगाना पड़ता है इस क्रॉप को।
और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होने के लिए हमें लेटेस्ट चीज यूज करेंगे, तभी हम इसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हम्म। मैं आपके पास कोई आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा ब्राजील का, कोई क्या है उनका, तो आप फिर उसको और विश्लेषण कर सकते हैं। अपनी जी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसको, आप उसको जी डाल सर। सकते हैं अपने ग्रुप में। जी। और सर, प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या कंपैरिजन है अपना? सर हमारी तो प्रोडक्शन उनसे आधी है आज के दिन। भाई अच्छा। जितनी, हाँ, मतलब आधी से भी कम होगी, मतलब उनके 1000 किलो के आसपास उनकी एवरेज प्रोडक्शन है, और हमारी महाराष्ट्र की तो 300 350 ही है। कोई अच्छा किसान है तो वो हम्म 600 तक पहुंच जाता है, 700 तक पहुंच जाता है। तो मैं ठाकरे साहब के हम्म। खेत में गया तो वहां पर 12 कुंटल की यील्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बारह अच्छा। कुंटल पर एकड़। और उनकी ड्राई लैंड फार्मिंग थी, मतलब उनके पास कोई इरिगेटेड एरिया नहीं है, और एकदम सूखी जमीन है। अकोला में आप जानते ही हो कैसी जमीन होती है। तो हम्म। उसका खेत और उसका वीडियो भी शेयर कर देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। मतलब किसानों को सर, जागरूक करना पड़ेगा। जी मतलब शॉर्ट में हम लोग एक कह सकते हैं, एक तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी हाँ भी जी, कम है, हाँ जी, और इसी वजह से ये हमें सब भाव ले, कम। जी जी, मतलब ज्यादा भाव होने के बावजूद भी हम लोग लॉस में चल रहे हैं, हमारे किसान लॉस में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। अभी सर, अभी ये तो सब बातें होती रहेंगी प्रोडक्शन के लेवल पे, किसानों को भी आगे आना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट का मतलब उसी के बाद में हो जाएगा। सर, अभी सीसीआई का जो प्रोक्योरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट अभी सीसीआई है। अभी आपने बताया कि सीसीआई आने वाले दिनों में कैसा बेच सकता है, तो क्या सीसीआई का अभी मार्केट में जो आने वाला रोल है, आने वाले महीनों में या फिर अगले ये सीजन आने तक, तो क्या सीसीआई कैसा एक अपना रवैया अपना सकता है कि मार्केट में कैसे बेच सकता है? तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सीसीआई ने करीबन 65 लाख गांठ ले ली है, मतलब जी। ऑलमोस्ट 45 to 50% जो क्रॉप आई है उसका उन्होंने शेयर ले लिया है। और आने वाले बिल्कुल। टाइम में मेरे को लगता है कि भी ये आराम से 40-50 लाख गांठ और ले लेंगे, तो वन हम्म थर्ड क्रॉप तो इन्हीं के पास हो गई। तो इतनी बड़ी क्रॉप रखने के बाद अगर भाई कोई भी आदमी बाजार बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है, पर ये इसलिए नहीं बाजार बढ़ा सकते क्योंकि बाहर से बाजार सस्ता है। बाहर जो कपास पड़ी है, जो रुई आ रही है, वो रुई सस्ती है, तो वो इनको कंपटीशन देगी। और दूसरा, बाजार वर्ल्ड में हाई रेट में धागा बिकने की अभी गुंजाइश नहीं है। या तो बहुत ज्यादा हम्म एकदम पीसफुल हो जाए तो शायद वो बिकने लग जाए, उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा। हम्म तो जो चांसेस ऑफ प्राइस राइज है वो कम है आज के दिन। महीने बाद क्या हम्म स्थिति हो, 2 महीने बाद क्या स्थिति हो, अपन उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बट किसान के हित में है कि अभी तो सीसीआई दोनों हाथों से ले रहा है, सरकार का पूरा सहयोग है। हमें ये समझना पड़ेगा, जो नरमा हमारा वो 7500 रुपये में ले रहे हैं, वो बाहर 5000 रुपये ही पड़ रहा है। आप ऐसे समझिए, अगर इसका दूसरा हम्म तरीका समझें तो हमारे से उनकी कॉस्ट ही 25-30% कम पड़ रही है, जो दूसरी कंट्रीज हैं। तो उसको हम्म। compete करने के लिए हमारे पास कुछ कमियां हैं, वो कमियां सरकार भी कोशिश कर रही है और हमें भी कोशिश करके 2-3 साल में दूर करनी पड़ेगी। पर सीसीआई बाजार को चला देगा या रेट बढ़ा देगा, मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा। बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्री भी डिमांड करेगी कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट में मिल रहा है हाँ तो जी, आप भी थोड़े से रेट कम करें। ये सब बिल्कुल। आने वाले दिनों में हो सकता है। नहीं तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी साहब। भाई जिस पेड़ हम्म पे हम खड़े हैं उस पेड़ को तो जीवित रखना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे किसान का माल बिकेगा और उसको खपत होएगी। तो वो हमारी स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होना चाहिए, और इस बात का सीसीआई को ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। सर, आखिरी सवाल कि अभी आपने तो सब सवालों के जवाब दे दिए। अभी किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अभी ये सीजन में तो कुछ लोगों के हाथ से कॉटन तो चला गया बहुत सारे लोगों से, अभी कुछ किसानों के पास में, या फिर अगले आने वाले साल में भी कुछ किसान अभी बुवाई करने के सोच रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा भी, जो किसान हैं उनके 2-3 तरीके हैं। एक तो वो संगठित होके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोड्यूस करें, और उसको अपने ब्रांड नेम से बेचने की कोशिश करें। ये एक एक चीज हो सकती है जो वो कर सकते हैं, जो जिसके लिए उनको बहुत कुछ नहीं करना।
अगर 10 या 15 किसान बड़े मिलके और सिर्फ ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करें, उसकी वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है। और उसमें ओके। एक कंपनी है महाराष्ट्र में जिसने चालू भी करा है, सरकार से असिस्टेड कंपनी है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरी बात हम्म। ये है कि कपास का आगे फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इंडिया का फ्यूचर अच्छा है, इंडिया स्टेबल होता जा रहा है, इंडिया की कंट्री की कंडीशंस अच्छी हैं, तो कपास उत्पादक का अगर उसको अच्छा सीड मिलता रहेगा या उसकी सीड की टेक्नोलॉजी और अपग्रेड हो जाएगी, तो कपास कॉटन प्रोड्यूसर इंडिया वाला जैसा कोई कॉटन प्रोड्यूसर नहीं है और हमारा फायदा होने वाला है। अगले साल के लिए जब आप बिजाई करें, उससे पहले आप CICR नागपुर से संपर्क में रहें, उनकी ऑनलाइन हेल्पलाइन है, सब कुछ है, उनके निरीक्षण में और उन जो वो सीड बोलते हैं आपके एरिया में, जो सीड बढ़िया चलता है, जो उसको बिजाई करने का तरीका है, वो आप उसमें सुधार करें। जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है, उसके लिए एक मशीन लगती है जिसको न्यूमेटिक सीडर बोलते हैं, वो करीबन 6 लाख रुपए का आता है और उससे मतलब एकदम एक्यूरेट प्लांटिंग होती है, तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सरकार ने कुछ सब्सिडी भी दे रखी है। अगर वो अगर आप खुद नहीं ले सकते तो 5 जने मिल के ले, बट बढ़िया हम्म। तरीके से आप प्लांटिंग करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा सुझाव है। जी सर। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अभी ये जो फार्मर मतलब कपास किसान का जो प्रॉब्लम है उसके लिए सब लोग आके मतलब इकट्ठा आके फार्मर है या फिर इंडस्ट्री है या फिर गवर्नमेंट है, सब एक जगह आके सोचेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं आज। सर थैंक यू, आपने आज हमें टाइम दिया इसलिए धन्यवाद। सभी को संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।